सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पे। माई सेल्फ पार्थ श्रीवास्तव। और आज यहाँ पर मैं आपको कराने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 2 MCQ सेशन का। तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने लगभग 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज उसी का पार्ट 2 मैं कराने वाला हूँ और लगभग उतने क्वेश्चंस रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है और यहाँ पर ये एक रिएजेंट डाला हुआ है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। हमें बताना है कि वो क्या प्रोडक्ट है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोपीन है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1,2-डाइल, साइक्लोप्रोपेन। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे अल्कोहलिक केवेज का प्रेजेंस दे दिया है, तो ये जो रिएक्शन असल में है रिएजेंट के थ्रू अगर आपको पता चल रही होगी तो ये है आपकी सेडजेफ एलिमिनेशन। सेडजेफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएजेंट है ये आपका सेडजेफ रिएजेंट है, अल्कोहलिक केओएच। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका केओएच रहेगा ये आपका एक यहाँ रिएक्शन एक होगी और दूसरा जो रहेगा एक वो आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो इस रिएक्शन क्या रहता है, ये अल्फा कार्बन पे से आपका हैलोजन गायब हो जाता है। अब ये देख सकते हैं, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है और ये आपका गामा कार्बन है। तो ये जो अल्फा कार्बन है इस पे से ये ब्रोमीन जो रहेगा ये आपका गायब हो जाएगा और ये जो आपका बीटा कार्बन है इस पे से एक हाइड्रोजन जो रहेगा वो भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पे आपका एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो यहां से ब्रोमीन गायब होगा वो आपका यहां पर अलग से प्रोडक्ट बन के निकलेगा एक KBr और जो यहां से आपका एक हाइड्रोजन रहेगा वो इस OH के साथ जुड़ के यहाँ पे एज अ पानी निकल जाएगा। अब पानी अगर निकल जाता है तो आप सभी जानते हैं यहां पर एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब भी किसी भी रिएक्शन से अगर वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एल्कीन्स का फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। तो अब यहां से KBr निकल चुका है, K और Br ये हम दो ये गायब हो गया पूरा, यहां से OH और एक H चला गया, यहां एक डबल बॉन्ड आ गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो कुछ ऐसा बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड यहां पर इसलिए आया है क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है, यही इन्हीं दोनों कार्बन पे से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गायब हुआ है, मींस यहीं से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ है, इसलिए बॉन्ड जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट A और ये क्या है आपका 1 2 3 तीन कार्बन मतलब वहां पे प्रॉप लगता है और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, इन पूरा नाम क्या होगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन आपको दिख रहा है, A ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द अल्कोहल विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद ZnCl2HCl। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये जो है ये आपका ल्यूकस टेस्ट के रिएजेंट्स हैं, ल्यूकस टेस्ट रिएजेंट्स। ठीक है, ये आपके ल्यूकस टेस्ट के रिएजेंट्स हैं और ल्यूकस टेस्ट जो रहता है वो सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो टर्शरी अल्कोहल में होता है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल में, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में और 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे स्लो होता है। बहुत ही मतलब रेयर रिएक्शन भी 1 डिग्री के साथ होती है, 3 डिग्री के साथ ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल अब आपको यहाँ पे बस खोजना है। अब ये क्या है, पेंटेंटोल। पेंटेंटोल ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये कार्बन की चेन है, 5 कार्बन हो गए और यहाँ पे आपका दूसरे कार्बन पे OH लगा है, इधर भी OH लगा देंगे तो पेंटेंटोल ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे OH लगा है तो अल्कोहल में ओल होता है, तो ओल हो जाएगा और 2 पे है तो 2 पेंटेन 2 ओल, तो ये आपका 2 डिग्री हो गया। अब पेंटेन 1 ओल ये आपका 1 डिग्री हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा 5 कार्बन की आपकी चेन रहेगी और डायरेक्टली इससे OH लगा देंगे तो ये पेंटेन 1 ओल हो जाएगा, या पेंटेनॉल भी कर सकते हैं। फिर अगला क्या है, 3 मेथिल ब्यूटेनटोल। ये अगर इस वाले को भी आप देखेंगे
2 पे आपका ओल रहेगा, 3 पे मैथिल, एक 3 मैथिल। तो अगर आप इसको भी ध्यान से देख रहे होंगे तो ये भी आपका टर्शियरी अल्कोहल नहीं बल्कि आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। अब आखिरी चेक कर लेते हैं, 2 मिथिल ब्यूटेंटोल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कार्बन जो है ये फर्दर आपका 3 कार्बन से जुड़ा है, और देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे पे मैथिल 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ओल, इस कार्बन से ऐसे देखेंगे तो ये देखिए 2 पे ओल आ रहा है, 2 पे मैथिल भी आ रही है, और 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ओल, और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने एक फिर से रिएक्शन ही लिखी हुई है। तो यहां पर पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि ए क्या है और बी क्या है। अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाए तो अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी एनिलिन है और ये आपका क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। और जब कोई भी रिएक्शन अगर एनिलिन में NaNO2HCl डाल के डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है और उसके बाद फर्दर उसको किसी Cu2Br2 या Cu2Cl2 Cu2CN के साथ अगर रिएक्शन होती है, तो वो जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है उस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये आपकी क्या लिखी हुई है, ये आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन है। ये बहुत ही फेमस एक नेम रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन पे सवाल बहुत आते हैं, घुमा फिरा के इस पे सवाल आराम से बन जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो। तो अब क्वेश्चन में देखें तो क्या पूछा है, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। तो देखिए आधा काम तो आपके लिए कर ही दिया है, यहाँ पे आपको डाइजोनियम सॉल्ट दे दिया है और अब यहाँ पे आपको Cu2Br2 दिया हुआ है। अब बताना कि ए क्या रहेगा, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका यहाँ से Cu2 रहेगा ये इस Cl को लेकर निकल जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन गैस रहेगी ये भी एलिमिनेट होके निकल जाएगी, और ये जो आपका ब्रोमीन एक रहेगा ये जाके इस बेंजीन रिंग पे जाके लग जाएगा, और जब उसके बाद फिर जब ये प्रोडक्ट बनेगा ए और बी, तो ए जो रहेगा वो कुछ आपका ऐसा होगा, ये आप बेंजीन की रिंग रहेगी, और ब्रोमीन जो रहेगा वो आपका यहाँ पैरा पे आके जुड़ जाएगा। ऑर्थो पे भी आप जुड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज बनना है। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी एक हेलो एरिन, नेम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो पहले आपको ब्रोमोबेंजीन तो मिल गई, तो एक ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन दी गई, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला है। अब इन तीनों में आपको चेक करना है। अब ये बी क्या है, मींस कौन सी यहाँ पे गैस लिबरेट हुई, क्योंकि हर क्वेश्चन में गैस ही दी हुई, मींस गैस तो लिबरेट होनी ही है। तो यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट हुई होगी, तो यहाँ पे जो गैस रहेगी जो लिबरेट होगी इसके साथ, क्योंकि देखिए ब्रोमीन तो चला गया, Cu2Cl के साथ चला गया घूमने, अब खाली ये नाइट्रोजन बचा, अब ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये तो मतलब अलग निकलना है, ये तो लाजमी है। तो ये जो बी रहेगा ये आपकी और कुछ नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस रहेगी। तो नाइट्रोजन गैस सी ऑप्शन में शायद मेरे को दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ए आपका ब्रोमोबेंजीन होगा, बी आपकी नाइट्रोजन गैस होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, और आपको क्या बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन कौन सी होंगी। तो पहला स्टेटमेंट चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है, SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ मतलब अगर बैल बुद्धि वाले भी होंगे तो वो एक चीज हमेशा ये जान ले कि SN2 जो रहेगा, SN2 रिएक्शन वो आपका सिर्फ एक स्टेप रिएक्शन होता है, 1 स्टेप रिएक्शन, और SN1 जो रहता है वो आपका 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर इनकरेक्ट या
करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। तो सबसे पहला अगर आपको दिख जाए कि सिंगल स्टेप लिखा हुआ है या 2 स्टेप लिखा है, उसी से आप पकड़ लीजिए। SN2 जो रहता है वो आपका सिंगल स्टेप में होता है। तो अब यहाँ सिंगल स्टेप अगर लिख दिया है तो अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, ये स्टेटमेंट तो सही हो गई, पूछा तो इनकरेक्ट है। और इसमें जो इंटरमीडिएट रहता है वो भी कोई इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो अटैक करता है पीछे से, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फॉर्म होता है। यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन का कोई भी प्रेजेंस नहीं आता है, जैसा कि SN1 में आता है। अब SN1 क्या रहता है, इसमें आपका कार्बोकेटाइन पहले बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल या तो आगे से या पीछे कहीं से भी रिएक्ट आके कर सकता है, इसका कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही होगी। अब अगला क्या है, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। लीजिए आपको यहीं पे इनकरेक्ट टेक्स्ट दिख गया, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिख दिया, सिंगल स्टेप, और SN1 जो आपका होता है वो आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ये तो गलती हो गया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 थोड़ा 2 हो गया। अब अगर यहां से अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शंस में क्या दिया है, 1 देखिए आपका सही है, तो 1 जिसमें दिया है वो तो पहले ही गलत हो गया, 1 तो होना नहीं है आपका। 2 आपका गलत है, तो क्या 2 आपका यहाँ पे मीन्स ये सही हो जाएगा। अब तीसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस को देखते हैं। SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये स्टेटमेंट तो आपकी पहले ही सही हो गई, दोनों बात सही है। यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन भी होता है और एक इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है जो कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही हो गई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो तीसरा आपका सही है, तो ये तो आपका होना नहीं है, तो सेकंड ही खाली एक है, डी ऑप्शन जो आपकी का सही है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इज। यानी यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड्स के नाम दे दिए हैं, आपको इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप पहले 2-3 बातें अच्छे से सुन लीजिए। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, यानी कि जितनी लंबी कार्बन की चेन चलेगी उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी साइज रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, इसलिए। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट जो रहती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की। अब जाहिर सी बात है, लंबी कार्बन की चेन चल रही है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है। अब आपने क्या किया, यहां से कार्बन हटा के यहां पे मान लीजिए जोड़ दिया, तो साइज तो छोटी हो गई क्योंकि कार्बन इधर आ गया, ब्रांचिंग हो गई। तो जब भी ब्रांचिंग करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगी वो आपकी डिक्रीज होगी, यानी कि बीपीटी बढ़ेगा तो आपकी साइज बढ़ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे ब्रांचिंग कम रहेगी, और अगर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी। इन्हीं 2 रीजन से आप समझ सकते हैं कि अब इसका ऑर्डर आप क्या लिख सकते हैं। इनको देखिए, ये क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसको देखिए ये 4 कार्बन और यहाँ पे लग गया है ब्रोमो, ये कुछ ऐसा हो गया। अब 1 ब्रोमोब्यूटेन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये क्या है, ये आपकी कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन। अब 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ये आपका यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो आपकी सबसे लंबी चेन है, ये 1 डिग्री भी है, और ये जो रहेगा यहाँ पे एक ब्रांचिंग आ गई है, और ये 2 डिग्री भी हो गया है क्योंकि ये कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन 2 कार्बन जुड़े हैं। अब तीसरे में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो गई है, 1 2 3, एक कार्बन से 3 कार्बन फर्दर जुड़ गए। ठीक, तो यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा, यानी कि ये जो रहेगा ये तो सबसे पीछे होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट के मामले में देखेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। एक और चीज, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का आपस में रिश्ता उल्टा होता है, यानी कि जितना
ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। और सॉल्युबिलिटी जितना अच्छे से मींस सॉल्युबिलिटी मतलब बहुत अच्छे से घुल जाना किसी भी सोल्यूशन में। तो अगर सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, मीन्स वो आसानी से नहीं घुल पाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे लंबी चेन है, फिर ये आपका आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो सबसे आगे तो आपका ये वाला होगा, यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन तो आपका सबसे आगे होगा, तो 2 तो सबसे आगे हो जाएगा। फिर अब क्या है, 1 पे है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये आपका फिर दूसरे पे आ जाएगा। और आखिरी वाला 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, ये आपका सबसे पीछे आ जाएगा। अब ऐसा जहां आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक लगा दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले में क्या है 1 2 3, नहीं ये तो नहीं होगा, 2 1 3, हाँ तो ये सही हो गया आपका, क्योंकि देखिए ये उसी से मिल रहा है। और उसके बाद अगर ये आ गया है तो आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अरे वाह, अब तो आप लोग को मजा आ गया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन एकदम आ गई आपके सामने। तो अब इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है आपके सामने एक रिएक्शन RX, और रिएक्शन कर रहे हैं NaI के साथ। तो और यहाँ पे ड्राई एसीटोन डाला गया है जो कि एज अ यहाँ पे रिएजेंट काम कर रहा है, मीन्स कह सकते हैं एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो अब बस आपको यहाँ पे सिंपली पूछा है, और अगर आप ध्यान दे रहेंगे थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाएंगे तो यहाँ पे आई दिया हुआ है, और पूरे क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लोराइड लिखा है, ब्रोमाइड लिखा है, क्लोराइड लिखा है, तो और इसमें आयोडाइड लिखा है। तो जब यहाँ पे ना फ्लोरीन कहीं दिया हुआ है, ना कहीं ब्रोमीन दिया हुआ है, ना कहीं क्लोरीन दिया हुआ है, तो ये सब तो आना ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों तो ऐसे ही चले गए। बचा क्या, अल्काइल आयोडाइड, यही आपका होगा आंसर, ये आपका यही होगा। देखिए ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ा और आराम से आपने कर भी लिया। और ये जो है ये आपकी एक नेम रिएक्शन है, इसको याद रख लीजिए। ये क्या है आपकी फिंकलस्टीन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, और आप इसको बाय हार्ट अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है भाई, इसको अगर समझ लोगे ना तो कुछ भी हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमेशा अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा, यानी कि कार्बन की कितनी भी लंबी चेन तुम ले आओ, यहाँ पे जितनी भी लंबी चेन हो, अगर NaI लगा दोगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस वहां पे आई जोड़ देना और वहां से जो हेलोजन लग रहेगा उसको उड़ा देना, आयोडीन लगा देना, बनेगा आयोडाइड ही बनेगा। ऑप्शन पे देख के लगा ही लोगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर, मतलब आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इन सब में से गलत है। गलत पूछा है, सामने से देखने से बस देख के छोड़ दोगे तो सभी सभी गलती लगेंगे, ऐसा नहीं है। पहले में क्या दिया हुआ है, SN1 रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे वाह भैया, पहले स्टेटमेंट गलत निकल गया। क्यों, क्योंकि SN1 है। SN1 रिएक्शन जो रहता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हमेशा ओबे करता है, ओबेज फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। अब अगला क्या है, SN2 रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सही है। क्यों, क्योंकि SN2 है। SN2 याद रखिएगा हमेशा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कौन सा, SN2 आपका, तो ये तो सही हो गया। SN1 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स, ये बात भी सही है, मैंने आपको ये भी बताया था। SN1 जो रहता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, SN2 आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इनकरेक्ट पूछा है, 2 3 तो आपके ऐसे ही मतलब गलत हो चुके हैं। तो अब एक बार ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, सही हो चुके हैं मतलब। तो अब देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इनकरेक्ट है, मतलब 3 तो आपका सही है, तो ये तो आपका होना नहीं है। अगला क्या है, 2 3 एंड 4 ओनली। 3 जो है वो तो आपका पहले से ही सही है, और 2 भी आपका सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो ये भी नहीं होने वाला भैया, ये भी गायब। आखिरी में तो 4 हो गए, चारों सही है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि दूसरा तीसरा जब सही निकल गया तो सारे के सारे तो गलत है नहीं, जब दोनों सही मिल गया तो सारे 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 तो गलत होंगे नहीं, ये भी गलत हो गया।
एक ही ऑप्शन बस आपको दिख रहा है ऐसा जिसमें बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है, और पहला वाला तो आपको इनकरेक्ट ही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपकी तसल्ली के लिए एक बार हम लोग फोर्थ ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकेटाइन। SN1 में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन ही बनता है, और कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो वहां पे इंटरमीडिएट भी फॉर्म होगा। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही वो होता है। तो ये तो आपका सही हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, फोर तो सही है, तो ऑप्शन क्या बता सकते हैं, सिर्फ पहले ही गलत है, ऑप्शन सी मैंने लगाया ही है, ऑप्शन सी तो आपका सही हो गया। तो ये आपका सही हो जाएगा, पहला वाला आपका करेक्ट है, और बाकी ये जो 2, 3, 4 ये ऑप्शन आपका तब होता अगर ये यहाँ पर इन नहीं सिर्फ करेक्ट पूछता था। अगर करेक्ट स्टेटमेंट्स ये पूछता तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है तो हम अपना सी मार्क से निकल लेंगे, हम लोग कोई मतलब नहीं रखने से, ताल्लुकात नहीं है हम लोग का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो भैया अब हम बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या पूछ रहा है आपसे, कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बहुत आराम से समझाया था कि SN1 मैकेनिज्म की मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखवाई थी और समझाया भी था। ऑर्डर अगर आप याद करें तो सबसे आगे हमने क्या लिखा था, एंजाइल, फिर क्या आता है एलाइल, फिर आपका 3, 2, 1, ये आपका SN1 का ऑर्डर होता है। SN1 ही पूछा है, सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा, ध्यान से देख रहे होंगे, बेंजाइल तो सबसे आगे, और पूरे ऑप्शन में बेंजाइल बेंजाइल करके कुछ लिखा ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें बेंजाइल ब्रोमाइड लिखा है और वो बी है। तो जब बेंजाइल सबसे फास्टेस्ट होगा तो हमें इन सब ऑप्शंस को देखने की जरूरत क्यों, सिंपली हम बी मार के अपना निकल लेंगे आराम से, क्योंकि बेंजाइल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, और कहीं बेंजाइल दिया नहीं है तो कंफ्यूजन होगा नहीं, आराम से बी मार के निकल लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने दिया हुआ 9th क्वेश्चन, फिर से पूछ दिया है नेम द रिएक्शन, मतलब ये भी एक नेम रिएक्शन ही है। नेम रिएक्शंस जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नेम रिएक्शन से ही मैक्सिमम कन्वर्जन्स आते हैं पेपर में। अगर आपने नेम रिएक्शंस अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, तो आप कोई भी कन्वर्जन गलत नहीं करोगे जल्दी। तो नेम रिएक्शंस पे अपना फोकस जरूर रखिए, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बनाएंगे किसी भी नेम रिएक्शन को समझने में या याद करने में आपसे नहीं। लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहां क्या दिया हुआ है, ये आपको यहां पे एक हेलो एरीन दी हुई है, हेलो एरीन दी हुई है, साथ में 2 सोडियम है और ड्राई ईथर का प्रेजेंस है। और हमने देखा है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर में 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जहां पर सोडियम और ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है। उन्हीं में से एक रिएक्शन ये है। 3 रिएक्शन जो है मैं आपको बता देता हूं। पहली होती है आपकी एक वुड्स रिएक्शन, फिर आपकी आती है एक वुड्स फिटिक रिएक्शन, और आखिरी जो आती है वो होती है आपकी क्या, फिटिग रिएक्शन। यही 3 रिएक्शंस ऐसी हैं इस चैप्टर में जिसमें इन दोनों का प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। इन्हीं तीनों में से बस एक वहां पे होगा। तो यानी कि स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन तो पहले ही गायब हो गए। स्वार्ट्स जैसा मैंने आपको बताया था ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है, सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड कंपाउंड्स बनाने के लिए। फिंकलस्टीन अभी अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये रिएक्शन आपकी यूज होती है एल्काइल आयोडाइड कंपाउंड्स बनाने में ही केवल। तो इन दोनों से तो मतलब नहीं है, अब बचा क्या, बी और सी, बस उसी में हमें देखना है। तो जो वुड्स रिएक्शन आपकी होती है ये आपकी 2 हेलो एल्केन्स के
बीच में अगर जब रिएक्शन होता है Na और ट्राईथर को डाल के, तब उस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो सी ऑप्शन जो होता है वो आपका होता है दो हेलो एरीन्स के बीच में, दो हेलो एल्केन्स के बीच में होगा तो वुड्स रिएक्शन होगा, दो हेलो एरीन्स के बीच में होगा तो फिटिक रिएक्शन होगा, और अगर एक हेलो एल्केन और अगर एक हेलो एरीन साथ में रिएक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। तब यहां पे सिर्फ आपको दो हेलो एरीन ही दिख रही है, तो दो हेलो एरीन के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं फिटिक रिएक्शन। तो सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज। ये जो क्वेश्चन है ये CUET 2022, 2023 और 2024, ये जो आपका क्वेश्चन है ये तीनों बार CUET में पूछा गया, 2022 में, 23, 24। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ पे पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल ऑल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड नेम होता है वो होता है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक आपका कंपाउंड होता है। और ये जो सैलिसिल्डिहाइड है ये अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अरे आने वाले चैप्टर्स में, मींस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में होता है ये। बाइफेनल जो है ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो दो हेलोएरिन्स के साथ रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना था उसी को हम बाइफेनल कहते हैं। बाइफेनल मैं आपको दिखा देता हूँ जैसा बना था शायद, ये आपका बाइफेनल होता है। और अगर इसका मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका OH हो गया और यहाँ पे NO2। तो ये होता है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये सब लगे हुए हैं। इसको बता दूं, ये आपकी पैरा पोजीशन होती है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन होता है, और इधर आपका ये मेटा पोजीशन होता है। ठीक, ये भी आपका मेटा हो जाएगा, ये आपका ऑर्थो हो जाएगा, और पैरा तो ये दिया हुआ है, पैरा ये भी हो जाएगा। ठीक, यही होता है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर। तो हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछ ले, ये स्ट्रक्चर आपको जस्ट बना के दे दे और पूछे कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एकदम आराम से दिख रहा है, बना तो लो गई। इसका क्या नाम हो जाएगा, पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चाहिए तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे भी आपको एक नेम रिएक्शन ही दी हुई है, इसी से आप समझ सकते हैं नेम रिएक्शंस बार बार आ रहे हैं, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे एनिलिन से आपका एक हेलोएरिन ही बन रहा है। इनसे क्या हो गया, ये एक नेम रिएक्शन भी है लेकिन हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन वाली भी है। अभी इस और ये जो नेम रिएक्शन है इसका नाम क्या है, कैटरमैन रिएक्शन। हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन, दो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी आते हैं जो हेलोएरिन्स को प्रिपेयर करते हैं। एक आता है आपका हेलो सैंडमेयर रिएक्शन, जो अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखे ही होंगे कि इससे भी आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। जब NaNO2 HCl डालते हैं, NaNO2 HCl एनिलिन पे ही, तो आपको फिर यहाँ से जाके डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे आपको हेलोएरिन मिल जाता है। वो होता है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी गैडरमैन रिएक्शन है। यहाँ पे भी देखिए एनिलिन पे आप डायरेक्टली कॉपर प्लस HCl डालते हैं। ये कॉपर जो रहता है ये आप पाउडर के फॉर्म में डालते हैं, ये आपका पाउडर के फॉर्म में रहता है, और HCl के प्रेजेंस में डालेंगे तो आपको एक हेलोएरिन मिल जाएगा। लेकिन यूजुअली क्या रहता है, कॉपर प्लस HCl भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे पाउडर डालना, वो कॉपर की जगह Fe का डालते हैं। Fe का पाउडर जो रहता है वो यानी कि आयरन का, वो ज्यादा फायदेमंद इसमें पाया जाता है, मीन्स मोस्टली प्रेफरेंस है उसकी, इसको यूज करते हैं हेलोरिन बनाने के लिए। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मोस्टली प्रेफर्ड। ठीक है,
तो सैंडमैन रिएक्शन आपको दिख गई, गैटरमैन रिएक्शन ये आपकी दी हुई है, स्वार्ट्स मैंने आपको बताया था एल्काइल फ्लोराइड बनती है, इससे आपकी एल्काइल आयोडाइड बनती है। तो ये हम लोग की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, और मैं आपको एक क्वेश्चन अभी और देना चाहता हूं, तो वो क्वेश्चन को आप अभी देखिए। ये है क्वेश्चन जो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज, यानी डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब यहाँ आपके सामने 4 कंपाउंड्स बने हुए हैं, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन है, नाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगा के बताना है। ये आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये एज अ होमवर्क आप इस क्वेश्चन को ले जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अच्छे से, और इसका जो आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, नहीं तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। अब जो हम लोग का अगला लेक्चर आने वाला है वो अगला लेक्चर होगा आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स का। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, और यहाँ पे आपका सपोर्ट बहुत नेसेसरी है हम लोग के लिए। हम लोग ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर्स की ऐसे ही एमसीक्यू सेशन आते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज द फिजिक्स गेम को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।